जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका तर्क स्पीशीज चैनल पे। दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं कि साइंस बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है, लेकिन जो केमिस्ट्री है इसको इतना डिफिकल्ट क्यों माना जाता है, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों माना जाता है, जबकि वो बहुत आसान टॉपिक से कवर होता है। जैसे कि आयोग कभी भी आपसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछेगा तो ये वहीं से पूछेगा जो आपके सराउंडिंग में घूम रहा रहता है। अब हम कितना पढ़े, कितनी समझ में पढ़े, वो हम इस सेशन में देखने वाले हैं। आज के टॉपिक में हम दो चीज कवर कर रहे हैं जो हमारे दिन भर दिन काम में यूज होता है। एक एसिड बेस सॉल्ट यानी कि अम्ल क्षारक तथा लवण, फिर है कॉमन केमिकल कंपाउंड यानी कि सामान्य रासायनिक यौगिक। अब यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, उसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम दिन बर दिन यूज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डस्मिथ यूज एक्वा रेजिया विच इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। अब ये क्या मिलके एक्वा रेजिया बनता है जो सोनार यूज करते हैं, जैसे स्वर्णकार अम्लराज का प्रयोग करते हैं जो बनाया जाता है। अब यहाँ पे अलग अलग केमिकल कंपोनेंट इसमें डाले गए जो कंपाउंड है। एक है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर है नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर है सिट्रिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। अब ये ऑप्शन जाने से पहले तो सबसे पहले आपको गोल्ड के बारे में जान लेना जरूरी है। गोल्ड लेस रिएक्टिव मेटल है, मतलब कि बहुत कम रिएक्ट किया जाता है बाकी सब चीजों से। तो ये जाहिर सी बात हो गई कि इसको पिघलाना है या फिर इसको नया आकार देना है तो फिर सिर्फ एक एसिड से काम नहीं चलेगा, इसके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड रिक्वायर्ड है। तो फिर इसमें जो ऑप्शन है, अगर इसमें से आप एलिमिनेट करो तो आपको ये पता है कि हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मैंने बायोलॉजी में कहीं तो पढ़ा था, तो फिर वो मुझे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे देखने मिल रहा है। एक ऑप्शन बी में देखने मिल रहा है और एक ऑप्शन सी में देखने मिल रहा है। तो फिर मैं दोनों बाकी के एलिमिनेट कर देता हूँ। और दूसरा है आपका नाइट्रिक एसिड जो गोल्ड में यूज होता है। ठीक है, तो फिर ऐसे कुछ एलिमिनेशन है जो आपको एटलीस्ट 50% के रेंज तक जा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होता है। अब इसके कुछ एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देते हैं। अब एक्वारेजिया होता क्या है, देखो। एक्वारेजिया कोरोसिव ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर है जो 3 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें HCl रहता है, मतलब अनुपात में जाता है। जैसे फर्टिलाइजर नहीं अनुपात में होते, ठीक उसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 मात्रा होती है, तो फिर वहां पे HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के 1 मात्रा रहेगी। ठीक है, तो इस अनुपात में यहाँ पे क्यों यूज किया जाता है, ताकि इसको गोल्ड को डिसॉल्व किया जा सके, पिघलाया जा सके, इसको रिफाइन किया जा सके, नया आकार दिया जा सके, या फिर इसकी एक तरीके से प्योरिटी यानी कि कितना प्योर है वो चेक किया जा सके। ठीक है, तो फिर ये कुछ थे गोल्ड के बारे में हमने देखा। अब दूसरा है अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों लिटमस पेपर का, ये हालांकि आना कम हो गए, लेकिन ये हमने 10वीं में पढ़ा है, 9वीं में पढ़ा है, 8वीं से पढ़ते आ रही है चीज, तो ये बहुत बेसिक हो जाता है। और ये डे टू डे लाइफ में क्यों पूछा गया, क्योंकि एसिड और बेस, ये दो चीजें, चाहे आप दही खा रहे हो, मिर्ची खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, ये चीज कॉमन है। तो एसिड और बेस इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये बोला है कि रेड लिटमस ब्लू कौन से पीएच ऑफ द सॉल्यूशन से होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एक तरीका बता रहा हूं, देखो। जब रेड लिटमस ब्लू होगा और ब्लू लिटमस रेड होगा, तो रेड मतलब क्या है, खतरा। बचपन में हम सब मिर्ची खाते थे, हमें तीखा ही लगता था। तो फिर ठीक उसी तरीके से आपको याद करना, रेड मतलब खतरा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा एसिडिक, क्योंकि एसिड भी डेंजर होता है। ठीक है, तो रेड लिटमस यानी ब्लू से जब रेड जा रहा है तो फिर वहां पे इसका पीएच एसिडिक रहेगा, और जब रेड लिटमस से ब्लू जाता है तो फिर ये बेसिक हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रहेगा। ओके, बेसिक मतलब क्षार और एसिड मतलब अम्ल। ठीक है, जब ब्लू लिटमस रेड में जाएगा तो फिर ये क्षारीय हो सॉरी अम्लीय हो जाएगा, और जब रेड लिटमस ब्लू में जाएगा तो ये क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसी के बेसिस पे देखो, मैंने आपको एक हिंट दिया, उसी के बेसिस पे इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, अब ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन कि नन ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि ये 7, 1, 5, 6.5 ये जितना भी दिया। अब 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 न्यूट्रल होता है, ना तो एसिड होगा ना तो बेस होगा, बचा हमारा न्यूट्रल। ठीक है, तो ये नन ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। विच एसिड इज कंसिडर्ड एज अ बेसिक केमिकल इन इंडस्ट्री, है ना, उद्योग में किस अम्ल को आधारभूत रसायन माना जाता है। ठीक है, अब इसमें है H2CO3, HNO3, H2CO4 और HCl। ठीक है, तो अब इसके बारे में आपको चारों चीज का एक बेसिक नॉलेज होना यहाँ पे जरूरी होता है। देखते हैं,
अब इसका है H2SO4। अब सल्फ्यूरिक एसिड किस में काम होते हैं? एक तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में काम हो जाएगी, रिफाइन मेटल, फिर बाद में जब स्टील का जंग निकालना होगा उन सब में, फिर ऑयल को रिफाइन करना, ये सारी चीजों में आपका H2SO4 पाया जाता है। ठीक है, इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसा कि हमने देखा था कि ये डाइजेशन में यूज होता है। HNO3 नाइट्रेट ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये H2SO4 रहा। विच एसिड इज प्रेजेंट इन एसिड रेन, है ना, अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित है? अब ये बहुत कॉमन है क्योंकि देखो बारिश तो होती है, मौसम है, सीजन है, और ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में भी ये कॉमन कंसेप्ट है। तो ठीक उसी तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा प्रेजेंट होता है, तो ये नाइट्रिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। देखो इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है कि हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन तो एक चीज होता ही है, हम सब जानते हैं ये चीज को। अब वो जो नाइट्रोजन है वो एक तो एनवायरनमेंट में हो गया, दूसरा कि जो कार पॉल्यूशन करते हैं, कार पॉल्यूशन जो करेंगे वहां से भी नाइट्रोजन निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, NO निकलता है। अब ये जो NO है यही जाके आसमान में ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, तो फिर ये NO2 बन जाता है। क्या बन जाएगा? NO2 बन जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर यही नाइट्रस ऑक्साइड बाद में कंबाइन होके एनवायरनमेंट में रहते हैं और ये एसिड रेन को जन्म देते हैं। ठीक है, ये एसिड रेन का कंसेप्ट हमने समझा यहाँ पे। ठीक है, अब एसिड रेन किससे कंटेन होता है? तो एक सल्फ्यूरिक एसिड और एक नाइट्रिक एसिड दोनों से होता है। अब जब बेंजोइक एसिड की बात करते हैं तो ये एक तरीके का प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव मतलब खाने को लंबे समय तक रखने के काम आता है। फिर एसिटिक एसिड किसमें? विनेगर, जो सिरका बोला जाता है गाँव में, है ना, तो एसिटिक एसिड सिरके में काम आता है। फिर ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पे? टोमेटो या फिर स्पिनच यानी पालक और टमाटर में देखने मिलता है। अब ऑक्जेलिक एसिड जब बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो इसमें स्टोन्स होने के भी चांसेस होते हैं। जो किडनी स्टोन्स होते हैं उसका एक मुख्य कारण होता है ऑक्जेलिक एसिड, है ना। इसीलिए जब स्टोन्स होता है, किसी को पथरी होता है, तो डॉक्टर बोलता है कि बीज निकाल के खाओ, इसीलिए बोलते हैं। अब टेबल सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, NaCl, मतलब आप टाटा नमक बोल दो, कोई भी नमक बोल दो, तो ये खाद्य नमक जो है ये किसका उत्पाद है? NaCl। मतलब एक तरीके से ये वही टेस्ट करता है आयोग जो आपके आसपास है, जो आपके रेगुलर डे में है, तो केमिस्ट्री से वही बन जाता है। अब जैसे वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब मैं एक चीज आपको बताऊं कि नमक का स्वाद क्या रहता है? खट्टा रहता है, ठीक है, लेकिन ये उतना ज्यादा खट्टा नहीं रहेगा। मतलब एक तरीके खट्टा रहता है, लेकिन जो एसिडिक खट्टा रहता है वो अलग होता है क्योंकि उसमें अलग एलिमेंट भी होते हैं। अब वीक एसिड और जब वीक बेस रहेगा तो फिर उसका कंपाउंड भी वीक रहता है। अब मान लो कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो जो नमक रहेगा आपको वो एसिडिक हो जाएगा, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो फिर नमक आपका बेसिक हो जाएगा, जो कि बैलेंस नहीं बनाएगा। अब यहाँ पे जब हम नमक खाते हैं तो ये रहता है कि हमारा बॉडी न्यूट्रल चीज को अच्छे से अडाप्ट करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रहेगा तब जाके वो न्यूट्रल रहेगा और उसको न्यूट्रिशियस रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखते हैं कि किसमें मिलता है। तो एक तो आपको मिलता है NaOH में और एक मिलता है HCl, है ना। सोडियम क्लोराइड जो है ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट है। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस जो है NaOH, ध्यान रहे जब OH आता है, OH आता है तो बेस होगा, और जब H आयन आता है तो एसिडिक यानी कि अम्ल होगा, है ना। तो फिर जब स्ट्रॉन्ग एसिड यानी स्ट्रॉन्ग अम्ल ये HCl और स्ट्रॉन्ग क्षार यानी कि NaOH, ये दोनों जब मिलते हैं तब वहां पे जाके NaCl हमें मिलता है। अब आप पूछोगे कि सर ये OH और H कहाँ गया? तो फिर ये H2O बन जाता है और ये पानी के रूप में या तो उड़ जाता है या तो अलग हो जाता है। ठीक है, ओके। अब दूसरा है हमारा कॉमन केमिकल कंपाउंड यानी कि सामान्य रासायनिक यौगिक। अब ये केमिकल कंपाउंड मतलब कि इसके एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में पूछे जो सच में हमारे एनवायरनमेंट में है, ऐसा कुछ अलग नहीं पूछ लिया। सबसे पहले बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा किसके काम आता है? चाहे आप केक बनाओ या फिर ढोकला बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो फिर वो चीजें को फ्लफी यानी नरम करने के काम आता है बेकिंग सोडा। ठीक है, अब अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं Na2CO3 और NaHCO3, बहुत कॉमन मिस्टेक है ये।
अब इसको याद करने का तरीका क्या है, बेकिंग सोडा खत्म किससे हो रहा है, जी से खत्म हो रहा है, किससे, जी से खत्म हो रहा है, और हमें यहाँ पे एच दिख रहा है, जी के बाद एच आता है, तो अब से ये मिस्टेक आपसे नहीं होगी, क्योंकि जी यानी बेकिंग सोडा और यहाँ पे एच है, तो डी हमारा राइट आंसर है, जी के बाद एच आता है, तो NaHCO3 बेकिंग सोडा है। ठीक है, अब जैसे ये है KHCO3, Na2CO3, K2CO3, तो जो ये ऑप्शन दिए रहते हैं ना, तो ये चारों के आपको नाम याद रख लेना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, अब जैसे इसका NaHCO3 का क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब जो Na2CO3 हमने देखा यहाँ पे ऑप्शन में था, Na2CO3 कंफ्यूज करने के लिए दिया था, अब आपने उसको पढ़ लिया कि क्या है भाई, Na2CO3 वॉशिंग सोडा है। ठीक है, एक है बेकिंग सोडा जिसमें H यानी हाइड्रोजन आएगा, ठीक, एक है Na2CO3 जो है वॉशिंग सोडा। ये दोनों चीज याद रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं। ओके, अब देखिए, मैं आपको नाम याद रखने क्यों बोला था, इसके लिए बोला था कि ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं, है ना। अब ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, अब मैं इसमें से ये जानता हूं कि बेकिंग सोडा क्या होता है। ठीक है, अब मैं सिर्फ इतना जान रहा हूं कि बेकिंग सोडा क्या होता है, तो सबसे पहले मैं उसी में जाऊंगा, अगर मुझे कुछ भी नहीं पता इसमें। ठीक है, अब मैं अपना लॉजिक लगा के क्या, भाई बेकिंग सोडा मैंने क्या देखा था, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बी का वन कहाँ पे, बी का वन यहाँ पे है, और कहीं मुझे बी का वन दिख रहा है, नहीं। अच्छा चलो मान लो कि मुझे ये बी का वन नहीं भी याद होता, तो ये मैंने देखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब मैं इसका फॉर्मूला मुझे नहीं याद है, खाली मैंने इसका फॉर्मूला देखा है कि हाँ बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। अब इसका लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, तो लंबा चौड़ा नाम भी तो होगा, है ना। तो फिर मुझे इसमें से लंबा चौड़ा नाम क्या दिख रहा है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो मैं डी का यहाँ पे 4 मार्क कर देता हूँ, डी का 4 मार्क भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा। तो ये कुछ लॉजिक ऐसे हैं जो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सी हो गया। अब इसी में भाई देखो, ए का 3 यानी ब्लीचिंग पाउडर आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा, वॉशिंग पाउडर आपका सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो ये कुछ है हमने यहाँ पे देखा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, है ना। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, ये तो ऐसे फॉर्मूला है जो हमें कंफ्यूज करते हैं, है ना। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, CaSO4 हाफ है यहाँ पे, फिर H2O है, और वहीं पे जिप्सम क्या है, CaSO4 तक सेम है, अब हाफ की जगह यहाँ पे 2H2O आ जाएगा। ठीक है, 2H2O आ जाएगा। अब जब जिप्सम को 120 डिग्री तक तापा जाएगा, उस तापमान में रखा जाएगा, तो फिर हमें यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस देखने मिलता है। क्यों, क्योंकि H2O की मात्रा यहाँ पे कम हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, है ना, इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फिर ये अभी आपका टास्क है, 1 सेकंड सॉरी 5 सेकंड 6 सेकंड जितना लेना चाहो आप ले लो, फिर बाद में इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, ठीक, कुछ मिस हुआ, हाँ। तो फिर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बताया था, तो फिर हम जानते हैं इसका करेक्टली नाम क्या था, हेक्साक्लोराइड करके लंबा चौड़ा नाम था इसका, क्या था, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, अब मैच द फॉलोइंग यूजिंग द कोड गिवन बिलो, है ना, वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, नीला ठोठा और हाइपो, है ना। अब इसको हमें मैच द फॉलोइंग करना है। अब ठीक आपको पता है कि वॉशिंग सोडा क्या है, ठीक है। अब आपने इसमें पता लगा कि वॉशिंग सोडा यहाँ पे क्या रहेगा, सोडियम कार्बोनेट, ए का 4, अब आपको इसमें B C D, अब ये सॉरी, आपको सिर्फ बी और सी का पता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये हो गया, तो ये दोनों कैंसिल कर दो भाई, सबसे पहले खत्म। अब यहाँ पे क्या बचा, कॉपर सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, वॉशिंग सोडा हो गया।
अब बच रहा है कॉस्टिक सोडा। अब देखो इसमें सोडा और सोडा दो चीज यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। अब सोडा है तो फिर इसमें सोडियम तो आएगा ही, ठीक है, सोडियम यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये एक कॉमन एलिमेंट हम मानते हैं। तो यहाँ पे सोडा में क्या, हाइड्रोक्साइड। मुझे ये कैसे पता लग रहा है हाइड्रोक्साइड, क्योंकि बबल फॉर्म होगा, है ना, सोडा है तो उसमें बबल फॉर्म होना ही है, मतलब उसमें से हाइड्रोजन गैस का कुछ लेना देना है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन उस समय मैं मान के चलता हूँ कि हाइड्रोजन जैसा कुछ गैस निकलेगा, तो मैं यहाँ पे बी का 1 कर देता हूँ, तो मेरा A4 का B1 हो जाएगा। फिर सी यानी नीला ठोठा हो जाएगा मेरा कॉपर सल्फेट, और फिर हाइपो हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। ओके, तो ये रहा आंसर, ठीक है। अब ये देखो, ये ऐसा है कि आर्टिफिशियल फ्रूट रैपनिंग, बेकिंग सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक और क्वार्ट्स। अब सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा गैस होता है, निकलता है सॉफ्ट ड्रिंक में, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कॉमन है। सी, सॉफ्ट ड्रिंक, सी का क्या रहेगा मेरा 1 रहेगा, तो मैं सी का 1 ढूंढूंगा कहाँ पे, सी का 1 ये रहा, मेरा आंसर यहीं पे आ गया। लेकिन चलो मान लो कि मुझे एग्जाम में ये नहीं याद है, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे आर्टिफिशियल फ्रूट रैप नहीं पता, इथाइलिन से होता है। इथाइलिन कहाँ पे 3, ए का 3 है, तो मैं ये बी और ए ये मार्क करके चलता हूं, तो मुझे पता चल जाएगा बी का 4 है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे सी और डी दोनों में से चुनाव करना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर मेरे को पता है सी का 1 है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे मैं डबल श्योर हो जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सबसे पहले जो आए उस पे ध्यान देना है, ठीक है, तो बाकी के पॉइंट अपने आप आने लग जाते हैं। अब है विच केमिकल कंपाउंड इज प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर, विच केमिकल कंपाउंड इज प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर, बताओ क्या हो सकता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। अब ये चार ऑप्शन है, विरंजक चूर्ण में से कौन सा रासायनिक योग यहाँ पे उपस्थित होगा, ठीक है, तो इसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये कई बार रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नया है, ठीक है, इसी तरीके से ऑप्शन कॉम्प्लिकेट भी किया कि वो सॉल्व भी हो सके, ठीक है। अब मेन कंपाउंड जो ब्लीचिंग पाउडर का है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी बोला जाता है, ध्यान रहे हाइपोक्लोराइट है, यहाँ पे डी नहीं है, टी है, हाइपोक्लोराइट कहा जाता है। इसे भूजे जाने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है, ये फॉर्मूला है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये फैमिली देखो क्विक लाइम, अब इसमें से आपको क्या याद रखने की जरूरत है, बस ये फॉर्मूला, जो क्विक लाइम यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, ये है क्विक लाइम, है ना। फिर स्लेक्ट लाइम यानी कि भूजा चूना, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। फिर लाइमस्टोन CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2, ठीक है। When इनो salt is poured into water bubble form which is due to, अब देखो इनो आप दिन भर दिन मतलब अपने डेली यूज में आता ही है ना किसी को एसिडिटी गैस जैसे कुछ भी होता है तो उनको इनो दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो बुलबुले बनते हैं जो किसके कारण होते हैं, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस। तो अब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ये होना तो मैं इतना जानता हूँ कि ये ना के बराबर है, क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरीके का जहरीला होता है, मतलब कहते हैं ना बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है, और हाइड्रोजन बॉस मतलब बॉडी में उतना ज्यादा रहती नहीं, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे, बच रहे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि जब बॉडी इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो कौन सी गैस बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, ठीक है। तो बस उतना सा एक लॉजिक लगाते तो फिर आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन और सही हो जाएगा, जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो बबल्स बनाते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूज्ड इन फोटोग्राफी एंड आल्सो एन एंटी क्लॉथ, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में तथ्य प्रतिक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है, तो ये सोडियम थायोसल्फेट है। अब ये जो क्वेश्चन है ये कितने तरीके से बन सकते हैं उसके एग्जांपल के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को रिपीट किया।
ना, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चंस किस तरीके से रिपीट हो सकते हैं। तो इस सबसे पहले सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हाइपो भी बोला गया है ना, अब ये कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, जो फोटोग्राफी और एंटीक्लोर के लिए यूज होता है। अब एंटीक्लोर क्या है? ऐसा सब्सटेंस जो डीकंपोज करता है रेसिडुअल हाइपोक्लोराइड और क्लोरीन, जो कि एक तरीके का ब्लीचिंग है ना। अब कैलोमल क्या है? मरकरी क्लोराइड है, जो कि मेडिसिन में यूज होता है। कैलोमल किस में यूज होगा? मेडिसिन में होगा यूज, ध्यान रखना है ये पॉइंट को, है ना। कैलोमल जिसका प्रयोग औषधि में होता है। अब देखो, केमिकल यूज्ड एज अ फिक्सर इन फोटोग्राफी, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसके ऑप्शन यहाँ पे बदले गए, ठीक है, और क्वेश्चन का पूछने का तरीका भी यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो इसका आंसर तो हम रिपीट करके अभी मतलब नहीं है। अब हाइपो सॉल्यूशन पूछा गया, पहले सोडियम थाइपोसल्फेट पूछा जा रहा था, अब यहाँ पे हाइपो सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। तो अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, और ऑप्शन में देखो सोडियम सोडियम सोडियम, तीन तरीके से सोडियम को डाला गया, तो क्वेश्चन इन तरीके से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे एक्वास सॉल्यूशन भी डाल दिया गया ताकि और भी कंफ्यूजन हो सके, जलीय विलयन, क्योंकि ऐसे जब कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हम जब देखते हैं तो हमें उस समय पे लगता है यार क्या है ये, और उतने तनाव भरे समय में ये डिफिकल्ट हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोटेड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, निम्नलिखित में से किसकी परत फोटोग्राफिक प्लेट पर चढ़ाई जाती है? सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड की लगाई जाती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टास्क मैं दे रहा हूं आपको, कि जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे, सिल्वर ऑक्साइड हो गया, क्लोराइड होगा, आयोडाइड हो गया, तो ये आपको देखना है कि ये किन चीजों में यूज होते हैं। खाली एप्लीकेशन देख लो आप और इनके फॉर्मूले देख लो, बस सिर्फ चार ऑप्शन के देखने सारे क्वेश्चन के, ठीक है। अगर आप इतना कर दो ना, ट्रस्ट में आपका केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगा एक टाइम पे। बस इसको कंसिस्टेंटली आप करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन ग्लेजिंग पॉटरी, है ना, मृद भांडों पर चमक लाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग होता है? एलम, कैलोमल, जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड। अब देखो एक चीज हमने देखा था कि कैलोमल जो कि औषधि में काम आती है, जो कि औषधि में काम आती है, और बात रही एलम की। अब एलम बहुत बड़ा फॉर्मूला है ना, K2SO4 ऐसे करके बहुत बड़ा है, जिसमें 24H2 है। तो ये एलम और ये तो नहीं होगा, बचा जिंक क्लोराइड और जिंक ऑक्साइड। तो इसमें से जिंक क्लोराइड जो है ये एलिमिनेट करके जिंक ऑक्साइड यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ अदर ऑक्साइड्स भी हैं जो यूज होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन ऑक्साइड होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, बैरियम ऑक्साइड होगा और सोडियम ऑक्साइड होगा, ये चीज में यूज होता है। अब एलम किस लिए तो फिट करी, आप सब जानते हैं कि पानी के लिए यूज होता है, फिर बाद में उसको मेडिकल में भी यूज करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो वहां पे ये यूज होता है। अब जिंक ऑक्साइड को चाइनीज व्हाइट भी कहा जाता है, जो कि सनस्क्रीन या फिर ऑइंटमेंट यानी कि जो दर्द में क्रीम लगाते हैं, मरहम, मरहम के लिए ये यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट डीप कलर टू ग्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन कांच का गहरी नीला रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड। अब ये जितने भी है ना यहाँ पे, ये कोई ना कोई कलर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अब ये आरओ एआरओ का क्वेश्चन था, तो सबसे पहले तो जो कलर्ड ग्लास है ये ऑब्टेन होता है कलरिंग आयन से। किससे? कलरिंग आयंस, यानी कि रंजक आयनों से ये प्राप्त होता है, उसके योग से। अब कोबाल्ट ऑक्साइड ये डीप ब्लू कलर देता है ग्लास को। अब यहीं पे जो क्यूप्रिक ऑक्साइड और निकल ऑक्साइड है ये देते हैं ब्लैक कलर, और जो फेरिक ऑक्साइड है ये ब्लूइश ग्रीन ग्लास देता है। हो सकता है अगली बार आपसे फेरिक ऑक्साइड दे करके वहां पे ऑप्शन में रेड डाल दें, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ फेरिक है, लोहा है, रेड होना चाहिए, तो फिर वहां पे गलत हो सकता है। तो ये कुछ कलर थे, इसको कैसे याद रखोगे? एक छोटा सा नोट्स बनाना है, CO डीप ब्लू, फिर CR ग्रीन, AuCu2O रूबी रेड और Mn वॉयलेट, और F यानी आयरन यानी ब्लूइश ग्रीन। तो ये एलिमेंट को ऐसे संबोधित किया जाता है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और यही से ऐसे सेशन में और भी लाते रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा, और इस चीज को रिवीजन करें, ये PDF जल्दी ही ऐप पे अपडेट कर दी जाएगी। और आपको कोई भी डाउट हो साइंस से रिलेटेड तो फिर आप यहाँ पे पूछ सकते हैं,
और बाकी मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।